नमस्ते सर। जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा। सर अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को सर्वप्रथम अपना मैं नमस्कार करता हूँ। भारत की प्राकृतिक संस्कृति है और हमारी रीति-नीति भी है कि जब भी किसी से वार्ता शुरू हो, तो उसको नमस्कार के रूप में अभिवादन करना चाहिए। जी। मेरा नाम यश पाराशर है। योग से मेरी एक पहचान है। योग वास्तव में भारत की मूल संस्कृति भी है। हमारी प्रतिदिन की सभ्यता का एक अभिन्न अंग भी है और स्वस्थ जीवन शैली का आधार भी है। बहुत से लोग योग के विषय में जब चर्चा करते हैं, तो योग को सिर्फ शास्त्र अनुसार, धर्म अनुसार जोड़कर चलते हैं, परंतु वो अपने जीवन से कभी योग को जोड़कर नहीं चलते। मैं अपने जीवन का प्रारंभ योग से मानता हूँ और मेरी इच्छा भी यही है कि मेरी अंतिम श्वास भी योग की सेवा के लिए या योग दर्शन के माध्यम से ही मेरा जीवन समाप्त। मैं अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी रहा हूं और आज इसी श्रृंखला में कई खिलाड़ियों को तैयार किया है जो देश विदेश में अपनी इस संस्कृति का एक अलग तरीके से योगासन खेल के माध्यम से अपनी प्रतिभाओं का जौहर दिखा रहे हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने भी योग को हर आयाम पर पहचान दिलाने के लिए बहुत सार्थक प्रयास किए हैं। तो मैं भारत सरकार का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। और 2015 के बाद से जब से पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक मान्यता मिली, क्योंकि योग पहले से ही भारत और भारत से बाहर भी देश और विदेश के हर एक स्थान पर जो इसके लोकप्रिय लोग रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने योग को बढ़ाया है। समय समय पर योग अपनी पहचान में आया है, कभी कभी गौण हुआ है, वो समय कालखंड के अनुसार हो सकता है। पर 2015 के बाद से योग के प्रति लोगों का विश्वास बना और मूल रूप से लोगों ने इसको स्वीकारना, चाहे वो योग हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो हमारी जो कह सकते हैं कि भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा या चिकित्सा पद्धति है, उसमें आयुर्वेद का योगदान, नेचुरोपैथी का योगदान, षटकर्म का योगदान, मतलब शरीर पर ध्यान देने का विशेष रूप से जो समय बहुत अच्छा आया है वो कोविड के बाद से आया, जिसको हम वैश्विक महामारी में हम सभी ने एक दूसरे को खोया, वो परेशानियां हम सब ने देखी। पर अगर आयुर्वेद हमारे साथ ना होता, योग हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग ना होता, तो मैं समझता हूं कि ये स्थिति और भयावह हो सकती थी। ये ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ थी एलोपैथी में भी, लेकिन उनका असर नहीं था जो कि हमारे जड़ी बूटियों में था। जी, देखिए, जब हम कोरोना के विषय पर जब चर्चा कर ही रहे हैं, तो हम सब जानते हैं कि कोरोना ने सबसे ज्यादा हमारे शरीर पर अगर कहीं प्रभाव डाला तो हमारी श्वास लेने की जो क्रिया है उस पर उसने सबसे ज्यादा इफेक्ट किया। यानी हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारे लंग्स हैं, उस पर उसका सबसे ज्यादा प्रभाव था। तो हम अगर नियमित योग करेंगे और योग से हम अपने जो श्वास लेने की और जो श्वास को रोकने की, श्वास को छोड़ने की जो प्रक्रिया है, इसको हम प्राणों का आयाम भी कहते हैं, अगर उस पर हम नियमित ध्यान देने लगेंगे तो हम कहीं ना कहीं रोज के जो इन्फेक्शंस हैं, धूल मिट्टी, इन सब चीजों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। ये उसका रक्षा कवच, या हम कह सकते हैं कि सुरक्षा कवच। तो लोगों ने जब जैसे जैसे सबने अपनी एडवाइस देनी शुरू की, तो लोगों ने उसको घर में रहकर योग करना शुरू किया, परिवार के साथ योग, क्योंकि और कोई साधन बचा नहीं था। ऐसा मैं ये नहीं कह सकता कि एलोपैथी ने अपना काम नहीं किया। पूरे विश्व में वैक्सीन ना बनी होती तो ये स्थिति और भयावह हो गई होती। पर हाँ, योग ने, आयुर्वेद ने भारतीयों को उनकी जीवन रक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। और उसमें जो हमारी दादी नानी के नुस्खे जो प्रारंभिक जीवन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि हल्दी का महत्व क्या है, जीरे का, सौंफ का महत्व क्या है,
मेथी दाने का महत्व क्या है, अश्वगंधा का महत्व क्या है, गुनगुने पानी का महत्व क्या है, नींबू पानी का महत्व क्या है। तो सारी जड़ी बूटियां हमारे कहे तो हमारी रसोई में ही है। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि दादी नानी के नुस्खे। तो हम कहीं ना कहीं जो हमारी पुरानी प्राचीन संस्कृति जिसको हम एक विरासत के रूप में मानते हैं, तो उसके माध्यम से ही लोगों ने अपने जीवन की रक्षा की है। और इसीलिए अपने अंदर भी एक आत्मविश्वास जगता है कि हम उस विधा को अपने जो प्राचीन हमारी संस्कृति जो ऋषि मुनियों द्वारा हमें मिली है, हम उसका छोटा मोटा अभ्यास कर रहे हैं। हम पूर्ण योगी नहीं है जी। पर हाँ, हम अपने जीवन यापन के लिए भी, अपने पारिवारिक अपने सभी लोगों को भरण पोषण के लिए भी, और युवाओं को भी एक नए अवसर, एक नए आयाम के साथ स्वयं से स्वस्थ रहने और समाज को आसपास के, क्योंकि मेरे से जुड़े हुए जितने लोग हैं वो मुझसे प्रभावित होंगे। स्वाभाविक है, मेरा संदेश पूरे विश्व तक नहीं जा सकता, पर जिनके साथ मैं हर रोज उठता हूँ, बैठता हूँ, उनके साथ अपनी वार्तालाप करता हूँ, तो उनका मेरे से और मेरा उनके साथ कनेक्शन हर पल का है। तो जो मेरी दिनचर्या होगी, जो प्रभाव मेरे पर पड़ रहा होगा, तो सामने वाला उस पर कॉपी करने की कोशिश करता है, सलाह लेने की कोशिश करता है। तो हम सबको अपने जीवन में समाज के लिए इसीलिए प्रेरित के कुछ कार्य करने चाहिए कि कोई ना कोई हमसे प्रेरणा जरूर लेता है। तो ये सर, जब कोविड की बात हो ही रही है तो कोविड फिर से बहुत फैल रहा है, तो इसमें क्या सबसे अच्छा योग होगा जिससे लोग बचे भी रहें और काफी उनको आराम भी रहे? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। चिंता सभी को धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि नए केस बढ़ रहे हैं और अब केसेस में डेथ भी स्टार्ट हो गई है। हाँ, क्योंकि नया वेरिएंट जब आता है तो उसके साथ अपनी वो जो डेथ का रेशो है, क्योंकि कोविड 1 से लेकर जब कोविड 2 आया तो डेथ रेशो बढ़ गया था। अब हमारे पास ये भी एक क्वेश्चन है कि हमने वैक्सीन भी पूरी ले ली है, बूस्टर डोज भी लग गई है, तो जब तक इस वेरिएंट का प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकल जाएगा तो हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि पुनः हम अपने उसी जो अपनी दिनचर्या हमने बनाई थी उस दिनचर्या को फॉलो करें, और श्वास पर तो विशेष रूप से ध्यान दें। लोगों से दूरी बनाकर रखें, संवाद करें, परंतु जो हमने मानक पहले तय किए थे उन्हीं मानकों को बिना किसी एडवाइजरी के, बिना किसी गाइडलाइंस के, क्योंकि हम गाइडलाइंस को फॉलो करें, एडवाइजरी जब जारी हो सरकार के द्वारा तभी हम उसको फॉलो करें। वो नौबत ना आने दें कि फिर से लॉकडाउन लग जाए। अब देखिए, लगना तो नहीं चाहिए, परंतु परिस्थितियां अगर बिगड़ती हैं तो लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए सरकार जो भी सार्थक प्रयास करेगी उसमें हम सबको सहयोग करना चाहिए। और मैं योग के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप सभी नियमित योग करें, और योग करने से आपका शरीर स्वस्थ होगा, मानसिक रूप से आप पर तनाव कम, क्योंकि कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से जब हम थोड़े से भी परेशान होते हैं तो हमारे स्वभाव में बदलाव होता है, तनाव आता है, चिड़चिड़ापन आता है, तो कहीं ना कहीं वही हमारी अंदर की जो एंजाइटी है वो किसी भी इन्फेक्शंस को, किसी भी मतलब इन्फेक्शन को वो बहुत तेजी से बढ़ा देती है। तो उससे हमें अपने आप को दूर रखना, बस इतना सा। सर, 21 जून आ रहा है, इंटरनेशनल योगा डे, तो कुछ योग के बारे में तो आप बहुत कुछ बता चुके हैं हमें, पर इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपकी क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से इसको देखिए, और आगे बढ़ाना चाहिए। इस बार 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है, बिल्कुल, जिसकी थीम भी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। कहीं ना कहीं भारत ही एक ऐसा देश है समूचे विश्व में कि जो सबके लिए चिंतन करता है। जब योग की बात आई तो भी मैं इस बात को कह सकता हूं और पूरे विश्व के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपके माध्यम से कि 2014 जब सितंबर माह में यूनाइटेड नेशन ने सर्वसम्मति से योग को स्वीकारा और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2015 में पहली बार जब आयोजित हुआ तो पूरे विश्व ने एक समय पर
एक जैसा पूरा विश्व यानी एक रूप में बदल गया हो, ऐसा परिवर्तन देखने को मिला। और धीरे धीरे वो परिवर्तन बढ़ता जा रहा है। हर देश, हर शहर में योग अलग अलग रूपों से आप यहाँ भी देखेंगे कि अब छोटे छोटे कॉर्पोरेट्स में, जहां पर लोग श्वास लेने के लिए भी अपने आप को फ्री नहीं करते थे, अब कॉर्पोरेट्स कंपनियों ने भी अपने एम्प्लॉइज के लिए कॉर्पोरेट योगा सेशन शुरू कर दिए हैं। हर कोई अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को एक उत्सव के रूप में मना रहा है। और विश्व शांति के लिए योग इसलिए भी जरूरी है कि आज आप देखें, जिस भी राष्ट्र के ऊपर थोड़ी सी भी शक्ति आ जाती है, वो कमजोर देश के ऊपर आक्रमण करने की स्थिति में आ जाता है। परंतु हमने अभी हाल ही में अपने पड़ोसी देश के साथ टकराव में भी देखा, हमने अपनी संप्रभुता को भी बचाया, अपना प्रतिशोध जो हमारा क्रोध था उसका भी बदला लिया, परंतु हमने जीवन की रक्षा को भी महत्व दिया कि कहीं ना कहीं जो लोग इनोसेंट हैं उनको उसका दंड ना मिले। और हमने ऑपरेशन सिंधु भी पूरा कंप्लीट किया, और फिर भी हमने लोगों को अनावश्यक रूप से बम या किसी भी अपनी शक्ति का प्रयोग कर कर, जैसा और देशों में देखने को मिल रहा है, हमने ऐसा नहीं किया। आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये भारत की पहचान है। तो और भारत जब G20 की अध्यक्षता कर रहा था, तब भी उसका जो ध्येय वाक्य था वो वसुधैव कुटुंबकम था। तो हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हैं और सदैव विश्व गुरु रहेंगे। मान्यता कोई भी रहे, प्रथाएं, संप्रदाय कभी कभी समय अनुसार बदलती रहती है, परंतु सभ्यता एक ऐसी चीज है जो धर्म पर आधारित है। इसीलिए जो सनातन है, जिसको हम सनातन कहते हैं, वो सर्वव्यापी है। चाहे वो हम महाकुंभ के रूप में देखें, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि 65 करोड़ लोग अपनी श्रद्धा की डुबकी कुंभ के माध्यम से एक प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के छोटे एक जिले के अंदर जहां संगम है त्रिवेणी गंगा का, वहां पर 65 लाख लोग अपनी उपस्थिति देते हैं। शांति रूप से वो सभी अपनी श्रद्धा और जो अपना भाव है वो वहां अर्पित करते हैं और अपने अपने घर को लौटते हैं। कुछ एक दो घटना हुई है, उससे हम सभी व्यथित भी हुए, परंतु ये भारत की पहचान है। और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आज इस बार आंध्र प्रदेश राज्य में 11वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी उसकी अध्यक्षता करेंगे, तो अनेकों अलग अलग प्रकार के आयोजन लोग अपनी इच्छाओं से कर रहे हैं। बहुत से कीर्तिमान बनाने के लिए लोग अलग अलग ड्राइव शुरू कर रहे हैं। कोई 11 आसनों का चैलेंजिंग, हमने भी एक ऐसा ड्राइव शुरू किया है। तो कहीं ना कहीं हर कोई इसको हर साल एक नई उमंग के साथ, मैं 2015 में पहली बार जब अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मन रहा था तो चुलालॉन्गकोंग यूनिवर्सिटी बैंकॉक में, और वो मेरा भारत के बाहर विदेशी धरती पर पहली यात्रा थी, और मैं अपने परिवार का भी पहला सदस्य हूँ। मैं आपको बड़ी गर्व से इस बात को कह सकता हूँ कि मेरे भाई प्रशासनिक अधिकारी हैं, परंतु मैं अपने गर्व से इस बात को कह सकता हूँ कि मैं अपने परिवार का पहला ऐसा सदस्य हूँ कि जिसने योग के माध्यम से ही अपनी पहली यात्रा देश से बाहर की और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पे की। और वहां का जो दृश्य था, जो लोगों के अंदर योग के प्रति श्रद्धा थी, जैसे हम कहते हैं कि योग भारत का है, हिंदू धर्म का है, उसकी मान्यताएं हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है, परंतु चाहे वो क्रिश्चियन, चाहे वो ईसाई धर्म रहा हो, फिर मैं मलाया यूनिवर्सिटी मलेशिया में गया तो वो मुस्लिम धर्म। तो ऐसा नहीं है कि धर्म किसी भी बात के लिए कोई बेड़ी बन सकता है। ये कुछ रूढ़िवादी सोच हो सकती है, परंतु वैश्विक स्तर पर सब लोग अच्छी बातों को सुनना चाहते हैं, अच्छी बातें करना चाहते हैं, बशर्त इतना है कि हम उसमें अपना क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ये हर एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व है, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हमारा उत्सव क्यों ना। हमें अपना उत्तरदायित्व एक राष्ट्र के नाते, एक व्यक्ति के नाते हमें इस पर सदैव चिंतन करना चाहिए। तभी उस उत्सव के, उस उमंग की एक विशेषता आती है। अगर मेरे ही देश के अंदर कुछ लोग योग के प्रति अपना भाव दूसरा रखते हैं, तो कहीं ना कहीं
उनसे जुड़े हुए लोगों के अंदर वो भाव आ जाएगा और वो धीरे धीरे जो पूरी सभ्यता है उसके ऊपर कुछ लोग उसके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, जिसको मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ इतना सही संदेश है कि स्वस्थ जीवन शैली का आधार योग है, या हम इसको कहें जीवन तत्व साधन योग है। एक माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो वो सबसे पहले अपनी माँ से जुड़ता है और उसके बाद जब 9 महीने वो गर्भ में रहता है तो उसके जीवन का भरण पोषण उसकी माँ से है। तो सबसे पहला योग उसका उसकी माँ के साथ साथ, फिर धीरे धीरे समाज के साथ जैसे जैसे उसका पालन पोषण होता है तो ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन का आधार है। इसको सिर्फ 1 घंटे के योग से या फिटनेस का एक पार्ट मानकर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो योग को समझ नहीं पाएंगे। योग के लिए तो महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग में विस्तार से यम से लेकर समाधि तक की जब बात की है तो हमारे नियम क्या होने चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, फिर शारीरिक रूप से आसनों के माध्यम से हम शरीर को कैसे साध सकते हैं, फिर इस शरीर के माध्यम से हम अपने अंदर की यात्रा, मैं से मैं की यात्रा, मैं से तुम की यात्रा नहीं, मैं से मैं की यात्रा जब हम करते हैं तो हम इस बाह्य आकार से जब अंतःकरण में हम प्रवेश करते हैं तो प्राणायाम उसका एक सहयोगी बनता है, उसका एक माध्यम है। प्राणायाम के माध्यम से फिर हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने की इच्छा अपने मन में लाते हैं, जो विकार मन में आते हैं उन विकारों पर नियंत्रण करते हैं। तो प्रत्याहार से तब हमारी जो अंतःकरण की यात्रा है वो शुरू होती है और अंत धारणा ध्यान समाधि तक आते आते हम इस पूरे इस ब्रह्मांड में कब समाहित हो जाते हैं हमें पता नहीं लगता, और ये योग की विशेषता है। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग क्या है? देखिए, एक पृथ्वी यानी ये जो हमारा गोलार्ध है जिस पे हम सब रहते हैं, और जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो दिनचर्या ऋतुचर्या का महत्व है, और दिनचर्या ऋतुचर्या को योग और आयुर्वेद ने बड़े विस्तार से इस पर बताया है। तो किसी भी परिस्थिति में किसी भी समय अनुकूल यदि आपको अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है तो योग आवश्यक है। इसीलिए एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, इसीलिए इसका इस बार ये थीम 2025 की है और पूरा विश्व इसी थीम के साथ आगे बढ़ रहा है। वैश्विक स्तर पर योग क्या है? देखिए, वैश्विक स्तर पर योग को आज बहुत सारे आयामों में मान्यता मिल रही है। बहुत ज्वलंत अगर हम बहुत स्थिति में अगर देखें वर्तमान में, तो भारत सरकार ने योगासन को खेल के रूप में भी युवाओं के अंदर एक रुचि का अवसर दिया है। वो अपने शारीरिक सौष्ठव के माध्यम से, आसनों की कलात्मक प्रदर्शन के माध्यम से अपनी संस्कृति को विश्व स्तर पर खेल के मैदान से भी, क्योंकि खेल एक ऐसा भावनात्मक जुड़ाव एक दूसरे के साथ उत्पन्न करता है कि हम धर्म से ऊपर उठकर एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो खेल के मैदान से हम बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ अपना परस्पर संबंध स्थापित करते हैं। तो खेल इसलिए भी सबके जीवन में आवश्यक है। और अभी हाल ही में एशियन योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली में हुआ। मैं समझता हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब ओलंपिक के खेलों में योगासन खेल भी शामिल होगा, और वो भारत का पहला पारंपरिक खेल होगा। इसलिए प्रत्येक भारतीय को एक गर्व की और गौरव की अनुभूति होगी। तो उस दिन का हम सबको इंतजार है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से युवाओं के जीवन में योग का प्रभाव क्या है? देखिए, आज सभी जो व्यावसायिक कोर्स हैं, जो शिक्षा पद्धति है, चाहे वो भारतीय शिक्षा बोर्ड क्यों ना हो, और सभी शैक्षिक संस्थानों में योगासन और योग को लेकर लोगों के अंदर रुझान बढ़ा है। लोग बीएससी, एमएससी योग, बीए, एमए योग करने के लिए अब युवा उसमें अपनी रुचि ज्यादा दिखा रहे हैं। और चाहे आप इंजीनियरिंग करें, चाहे वो डॉक्टरी करें, आपको हर एक व्यवसायिक शिक्षा में योग पाठ्यक्रम के रूप में अनिवार्य रूप से पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि योग का महत्व अब बढ़ रहा है।
रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। एक योग शिक्षक सामान्य 4-5 घंटे लोगों को योग के प्रति प्रेरित भी करता है और अपनी आजीविका भी बड़ी करता है। और मैं समझता हूं कि एक सामान्य योग शिक्षक 25-30 हजार रुपए बहुत सहज ही वो अपने योग के माध्यम से अर्न कर लेता है, जिसके लिए उसको ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए भी लोग पार्ट टाइम और फुल टाइम जैसा जैसा उनको अपने समय के अनुसार, रुचि के अनुसार लगता है, तो उसलिए वो योग के प्रति अपना विश्वास दिखा रहे हैं। और इसीलिए यूजीसी ने योग को अनिवार्य रूप से अब पीएचडी तक में नेट में भी योग अनिवार्य हो गया है। योग सब्जेक्ट इस विशेष रूप से जुड़ गया है। यहाँ तक कि यूपीएससी के एग्जाम्स में भी इंटरव्यू में लोग अपने इंटरेस्ट में या अपनी एक्टिविटी पार्ट में योग सब्जेक्ट को रखने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन आ रहा है। तो इससे रोजगार बढ़ रहे हैं, और चाहे वो खेल का माध्यम हो, चाहे वो स्वास्थ्य का माध्यम हो, आयुष विभाग हो, तो हर एक क्षेत्र में अब योग शिक्षक की आवश्यकता है। यहाँ तक कि जो हमारे आंगनवाड़ी हैं या ब्लॉक स्तर पर जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, उन पर भी योग शिक्षक रखे गए, क्योंकि दवाई हम नियमित रूप से खाते रहेंगे और कब तक खाएंगे, और योग करने से आज नहीं तो कल हम निश्चित ही स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा विश्वास। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में योग का क्या महत्व है? देखिए, पाश्चात्य धीरे धीरे किसी भी रूप में किसी भी देश की संस्कृति, उसकी सभ्यता पर दूसरे देश का जो दुष्प्रभाव पड़ता है वो संस्कृति पर पहले पड़ता है। तो यदि आपको अपने राष्ट्र के अंदर एक चिंतन को बनाए रखना है, तो उसके लिए आपको अपनी संस्कृति को बचाकर रखना हो, क्योंकि इस संस्कृति से ही हमारे रीति रिवाज जुड़े हुए हैं, हमारी परंपराएं जुड़ी हुई हैं। और परंपरा ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हम पुराने काल से जिन चीजों को करते आ रहे हैं वही हमारी परंपरा, उनमें परिवर्तन होता है, परंतु वो हमारे जीवन को बांधने के लिए आवश्यक है। अगर हम किसी के साथ अपना आपस में संबंध नहीं स्थापित करते हैं, रिश्तों को महत्व नहीं देते हैं, तो मैं समझता हूं हमारे जीवन का भी एक समय पर आकर महत्व नहीं बचता है। तो संस्कृति तो सबके लिए आवश्यक है, और संस्कृति के साथ साथ उसकी सभ्यता के लिए कोई ना कोई एक ऐसा माध्यम तो चाहिए जो आपको स्थिर रख सके। जीवन का आधार क्या है? लोग जीवन के आधार को भूल रहे हैं। हमारे अंदर दूसरे के प्रति समर्पण का भाव आए, उसके दुख को देखकर हमारे अंदर करुणा आए, उसके दुख को देखकर हम दुखी हों, द्रवित हों, यही हमारे मन के अंदर भावना है। और ये भावनाएं जब खत्म होती चली जाती हैं, तो मनुष्य के अंदर जो मानवता का रूप है वो कहीं ना कहीं खत्म होने लगता है। तो योग उसको इस विकार से बचाए रखता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति और उसकी सभ्यता के लिए योग अति आवश्यक है, योग अनिवार्य है। क्योंकि युवाओं के अंदर भी जैसे जैसे आज हम देखते हैं एआई का जमाना है, आज हम बिना चाहते हुए भी पूरी दुनिया से सहज जुड़ते, तो ये हमारे विकास के लिए भी आवश्यक है, परंतु ये विनाश के लिए भी उतना ही घातक भी है, और हम उसको बहुत तेजी से देख रहे हैं, और उसका शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर उसका प्रभाव पड़ भी रहा। तो कहीं ना कहीं हमें अपने पुराने सिस्टम पर फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम बच पाएंगे, अन्यथा एक दिन हम भी कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारी संस्कृतियां आई और अपनी अपनी पहचान देकर वो विलुप्त हो गई, पर सनातन अगर बचा हुआ है तो वो अपनी परंपराओं पर ही बचा हुआ है, और उसमें योग और हमारे ऋषि मुनियों का बहुत बड़ा ही। स्वस्थ जीवन शैली का आधार योग है, इसका अभिप्राय बताइए। स्वस्थ जीवन शैली का आधार और उसका अभिप्राय योग, मैं वेद की ऋचाओं के साथ इसको आपके साथ रखना शुरू। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। हम सब कहते हैं कि धर्म हमें बांधता है, हमारी पहचान है, पर उस धर्म को भी आगे लेकर चलने के लिए एक स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है। चाहे मुझे सुबह भोर में उठकर
अपनी देव अर्चना पूजा करनी हो या मुझे नमाज मस्जिद में अदा करनी है, तो शरीर तो आवश्यक है। हम अपने बिस्तर पर सोते रहे तो हम किसी भी धर्म की अनुयायी होकर उसकी पूजा तो कर नहीं सकते। उसकी साधना, उसकी अर्चना के लिए ये शरीर आवश्यक है। और शरीर के अंदर आलस्य ना हो, किसी प्रकार का प्रमाद ना हो, तो उसके लिए स्वस्थ शरीर है। तो इसीलिए कहा गया शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। तो इसी अर्थ से हम इसका अभिप्राय ले सकते हैं कि स्वस्थ जीवन शैली और एक स्वास्थ्य के लिए योग अनिवार्य है। योग होगा तो हमारा शारीरिक रूप, मानसिक रूप, आध्यात्मिक रूप, व्यवहारिक रूप और वैचारिक रूप, पहले हम 3 तत्वों पर आधारित होकर कभी किसी से बात करते थे, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। परंतु अब हमें इस चिंतन में 2 विषय और जोड़ने की आवश्यकता है, वो व्यवहारिक और वैचारिक। क्योंकि व्यवहार हमारा बहुत तेजी से बदल रहा है। एक व्यक्ति के प्रति हमारा व्यवहार कुछ और है, दूसरे के प्रति कुछ और है। तो वो जितना हम सबके लिए सामान्य रहेंगे तो उतना ही हम स्वस्थ हम। तो इसीलिए भी योग आवश्यक। सर, अपने पॉडकास्ट में हमेशा यूथ के लिए कोई मैसेज जरूर लेके आते हैं, तो आप योग के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपने युवा साथियों को, मैं भी एक युवा हूं और मैंने भी अपने जीवन का जो एक उम्र का पड़ाव रहता है, वो भी हंसी खेल और मौज मस्ती में भी मेरा समय गया है। तो मैं इसको ये भी नहीं कह सकता, वो भी जीवन का एक पार्ट है। हमारे अंदर ऊर्जा बनती है तो उस ऊर्जा को हम सकारात्मक रूप से अच्छी दिशा में लगाएं। अपने जीवन में आप जो कुछ कर रहे हैं उसका महत्व आपका व्यक्तिगत, परंतु आप अपने जीवन में अपने काम से किसी एक व्यक्ति को भी प्रेरित कर पाए। जिस काम से आप अपने अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करते हैं, वो सामने वाले के किसी एक के अंदर भी अगर वो आत्मविश्वास आप जगा दें, तो मैं समझता हूं कि आपने जो शिक्षा ली है वह आपकी शिक्षा पूर्ण रूप से आपने उसकी दीक्षांत कर दिया है। क्योंकि आपने अपने बाद अपने मत विचार का एक प्रतिबिंब जो है वो खड़ा कर दिया है समाज में। प्रतिबिंब से ही एक दूसरे से हम अपने इन संस्कारों को आगे बढ़ाते हैं। तो युवाओं के लिए मेरा संदेश सिर्फ इतना है, आप जो अपने जीवन में अभी तक कर रहे हैं उसको करते रहिए, एकदम बदलाव ना लाएं, परंतु ये जरूर तय करें कि आपके व्यवहार से यदि किसी को कोई परेशानी होती है तो वो हमें अपने अंदर बदलाव लेने की आवश्यकता है। हम अपने क्रोध से किसी कमजोर को दबा रहे हैं तो उसमें हमें अपने जीवन में सोचने की आवश्यकता है कि शक्ति का प्रयोग कभी किसी कमजोर पर ना करें। ताकतवर पर हम कर नहीं पाते, परंतु हम अपनी शक्ति का जो दुरुपयोग है वो कमजोर पर करते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। तो यही संदेश अगर सभी लोग अपने जीवन में अपना लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आज का ये हमारा एपिसोड भी सार्थक होगा और एक संदेश भी होगा। कहने के लिए छोटे शब्द हैं, परंतु इसका परिवर्तन बहुत बड़ा हो सकता है। तो हम कुछ योग अपने युवाओं को दिखा देते हैं। हाँ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में जो हमारा सामान्य प्रोटोकॉल है, जिसमें हमारे कुछ जो जॉइंट्स हैं उन जॉइंट की मूवमेंट से लेकर हमारे कुछ आसन हैं, जो खड़े होकर करने वाले आसन हैं, बैठकर करने वाले आसन हैं, पेट केबल करने वाले आसन हैं, पीठ केबल करने वाले आसन हैं, कुछ प्राणायाम को उसमें शामिल किया गया है और फिर उसकी प्रार्थना जो हमारे प्रारंभ और अंत में जो हमारी कल्याण प्रार्थना है मंत्र के साथ। तो ऐसा हम कुछ अभ्यास थोड़ा आप सभी के लिए कि उसको लोग घर में एक साथ एक जैसे प्रोटोकॉल को हम जितना भी फॉलो करेंगे तो निश्चित ही हम भी योग के प्रति सजग होंगे और सामने वाले को भी प्रेरित करेंगे। मैं आज मेरे साथ योग केंद्र के अंदर देव हमारे साथ मेरे छोटे अभ्यासी हैं, बहुत अच्छा योग करते हैं और जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर इस योग केंद्र से बहुत बच्चों ने अपना नाम राष्ट्रीय स्तर पर कमाया है। और जो ये योग केंद्र है ये भी मैं और मेरे बाद जो युवा साथी योग में प्रेरित हुए और आज वो विदेश की यात्राएं भी कर रहे हैं, विदेश में भी अपना नाम कमा रहे हैं। और हाल ही में भी जो आकाश, जो मेरा एक विद्यार्थी भी है,
वो भी 40-50 बच्चों को योग के प्रति प्रेरित करके इसी केंद्र से उनको राष्ट्रीय स्तर तक के खिलाड़ी के रूप में बनाया। आज उसका कुछ प्रदर्शन आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के अंदर वो एनर्जी ट्रांसफर करें, वो ट्रांसफॉर्मेशन वो हमारे बीच में होना चाहिए। तो यही मैंने अपने गुरुओं से सीखा है। मैं अपने योग परंपराओं को, अपने गुरुओं को प्रणाम करता हूँ और मैं उस योग परंपरा से आता हूँ कि मैं चौथे परंपरा का अनुयायी हूँ, चौथी पीढ़ी का। तो जब हम भी शारीरिक रूप से योग का अभ्यास करने शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर के आध्यात्मिक और आध्यात्म से रूप देव जो साधना है वो प्रारंभ होने लगती है और फिर आनंद। मैं आचार्य श्री डॉक्टर यश पाराशर, मेरे साथ हैं देव जो राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर योगासन खेल के माध्यम से एक नई पहचान के साथ हमारे बीच उपस्थित हैं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो सामान्य प्रोटोकॉल है जिसका हम सभी को अभ्यास करना चाहिए, उसका सीक्वेंस कैसा रहने वाला है, तो हम आज प्रार्थना से आज अपना पूरा प्रोटोकॉल अभ्यास करेंगे। आइए सबसे पहले दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें धीरे से बंद। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनानसि जानताम् देवाय भारदं यथा पूर्वे संज्ञानानामुपासते। इस प्रार्थना का अर्थ बड़ा सरल और मार्मिक है और सार्वजनिक है कि हम कदम से कदम मिलाकर चले, एक साथ बोले, जो स्थान हमारे देवताओं ने पाया वह स्थान हम भी अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने प्रोटोकॉल को गर्दन की मूवमेंट से हम इसको शुरू करेंगे, जो हमारे जॉइंट मूवमेंट है जिसको हम संधि व्यायाम भी कहते हैं। और उसके बाद हम खड़े होकर योगासन का अभ्यास करेंगे, फिर बैठकर करने वाले अभ्यासनों के साथ हम इस श्रृंखला को आगे करेंगे। आइए सबसे पहले खड़े हों, दोनों हाथ अपनी कमर पर, दोनों पैरों को मिलाते हुए, आंखों को खोलते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को सबसे पहले ऊपर की ओर लेकर, धीरे धीरे अपनी गर्दन को सामने और सामने से नीचे की ओर लेकर आए। इस अभ्यास को, क्योंकि गर्दन की जो क्रियाएं हैं उसको बहुत धीरे धीरे, बहुत सरल तरीके से हमें अभ्यास में लाना चाहिए। सामने देखते हुए अब हम क्रिया में परिवर्तन करेंगे। दाईं ओर धीरे धीरे दिशा में परिवर्तन करते हुए बाईं ओर देखें। सामने से क्रिया में फिर परिवर्तन करते हुए गर्दन को दाईं ओर और दाईं ओर से बाईं ओर झुकाने का अभ्यास करेंगे। इससे हमें सर्वाइकल में, स्पॉन्डिलाइसिस में, जो हमारी गर्दन में दर्द रहता है, अकड़न रहती है, उसमें आराम मिलेगा। धीरे से अब अपनी ठोड़ी को, जिसको हम चिन लॉक कहते हैं, अपनी चेस्ट से लगाते हुए अर्ध चंद्रासन में अपनी गर्दन को पहले आगे से नीचे की ओर घुमाना, फिर गर्दन को धीरे से ऊपर की ओर, पीछे की ओर गिराते हुए अपने दाएं कंधे से बाएं कंधे की ओर गर्दन को घुमाना। इससे हम अपने गर्दन का पूरा चक्र भी पूरा कर लेते हैं। अब 360 डिग्री में भी हमें अपनी गर्दन को घुमाना नहीं पड़ता। तो ऐसे हम अपनी गर्दन की क्रियाओं से अब हम अपने शोल्डर की मूवमेंट करेंगे। सबसे पहले दोनों हाथ सामने, मांसपेशियों में खिंचाव, धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, शरीर को खींचने का, तानने का प्रयास करें एक दिशा में। फिर धीरे से दोनों हाथ बराबर में खोलते हुए और हाथ नीचे वापस लेकर आए। एक बार फिर इसका अभ्यास करें। सबसे पहले दोनों हाथ सामने की ओर उठाएं, सामने से धीरे से ऊपर की ओर शरीर में खिंचाव दें, हाथों को बराबर में लेकर आए और नीचे की ओर। अब यहीं से
दोनों हाथ एक बार फिर सामने की ओर खोलें, हथेलियों को ऊपर की ओर सामने से घुमाते हुए, कोहनी से घुमाते हुए फोल्ड करते हुए अपनी शोल्डर की मूवमेंट आगे से पीछे की ओर चला। अब यहीं से क्रिया में परिवर्तन करते हुए पीछे से आगे की ओर। ये हमारा शोल्डर के लिए हमारा व्यायाम, दोनों हाथ सामने वापस। अब यहीं से दोनों पैरों को समानांतर खोलें, हाथ एक बार फिर सामने और अपने घुटनों को मोड़ते हुए नीचे की ओर शरीर को दबाते हुए कमर सीधी रहे। पहले हमारे टीचर ने हमें, जब कभी हम शैतानी करते थे, शरारत करते थे, तो इस पोजीशन में हमें सजा दी जाती थी, परंतु ये हमारी मांसपेशियों को बल देता है, विशेष रूप से पैरों की मांसपेशियों में आराम मिलता है। इसका अभ्यास हमें नियमित करना चाहिए। जो घुटनों के दर्द से परेशान रहते हैं, जो हमारी पिंडलियों में जकड़न रहती है, उसमें भी इस क्रिया के माध्यम से लाभ मिलेगा। आइए सबसे पहले अब हम तिर्यक की तरफ, हम अपनी स्पाइन को राइट साइड मोड़ते हुए, प्रेस करते हुए सामने सामने से वापस। चलिए अब यहीं से हम अपने खड़े होकर करने वाले आसनों में से पहले आसन का अभ्यास करेंगे, ताड़ आसन। इसके नाम से ही प्रतीत होता है, यानी शरीर को खिंचा देना, एक दिशा में ताड़ना। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों की हथेलियों को, उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेली को नीचे से ऊपर की ओर घुमाते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाएं। पहले शरीर को ऊपर की ओर खींचना, और जब लगे कि हम शरीर को एक दिशा में खींच पाए हैं, फिर धीरे धीरे बैलेंसिंग करते हुए पंजों के बल खड़े होना। इससे हमारी हाइट में भी वृद्धि होती है। जिसकी हाइट छोटी है या बचपन से जिनको अपनी हाइट बढ़ानी है, वो इस आसन का नियमित अभ्यास करे तो निश्चित ही उनकी हाइट में उनको लाभ मिलेगा, पैरों की मांसपेशियों को बल मिलेगा और स्थिरता में हमें आराम मिलेगा। ये ताड़ासन का अभ्यास हम इसको सिर्फ एक एक क्रिया के रूप में करा रहे हैं, क्योंकि समय आप सभी के पास कम है और प्रोटोकॉल पूरा हो जाए। दूसरा आसन वृक्ष आसन। हम सबसे पहले अपने बाएं पैर के बल पर हम इस अभ्यास को करेंगे। तो अपने दाएं पैर को सामने की ओर मोड़ते हुए फिर अपने दाएं पैर की एड़ी को बाएं पैर की थाई के पास लगाएं। कुछ देर हम अपने शरीर को स्थिर रखें, बैलेंस करें वृक्ष आसन के लिए। वृक्ष के समान स्थिर हो जाने के लिए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचें। पूरा शरीर एक दिशा में खिंचा हो, एक पैर पर हमारा शरीर बैलेंस रहे, तो हमारे अंदर जो बहुत तेजी से विचार बदलते हैं, तो योगासन के अभ्यास के माध्यम से हम इस विचार में नियंत्रणता ला सकते हैं, स्थिरता ला सकते हैं। धीरे से हम अपने इस आसन को धीरे से वापस लेकर आए। अगला आसन का हम अभ्यास करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाएं, श्वास को छोटे धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे की ओर लेकर आए। पहले अपने शरीर को स्थिर करें, पूरा श्वास बाहर निकाल दें। और यदि जो योगासन का नियमित अभ्यास करने वाले हैं, वो अपने दोनों पैरों को मिलाकर अपने हाथ पीछे लेकर जाएं और अपना माथे को घुटने से लगाएं। पुनः श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर। इस आसन को हम पादहस्तासन कहते हैं। अगले आसन के अभ्यास में चलेंगे अर्धचंद्रासन। अर्धचंद्रासन के लिए एक बार आप देखें, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर,
धीरे से अपने हाथों को बराबर से खोलते हुए, अपनी कमर को सपोर्ट देते हुए धीरे से सामने उठते हुए, दोनों हाथ बराबर से खोलते हुए ऊपर की ओर, हाथ को सामने से नीचे की ओर लेकर आए। इसको हम अर्धचंद्र आसन भी कहते हैं। अगले आसन का अभ्यास करेंगे त्रिकोण आसन, यानी ट्रायंगल पोज। दाईं ओर से हम इस अभ्यास को करेंगे। दाईं दिशा में अपना पैर खोलें, धीरे से बाएं हाथ को नीचे की ओर फंसाते हुए बैलेंस करते हुए अपनी राइट हैंड को राइट लेग के पास रखें और धीरे धीरे अपनी कमर को मोड़ते हुए, गर्दन को घुमाते हुए अपने बाएं हाथ को देखना। त्रिकोण आसन का अभ्यास। धीरे से उठें, सामने की ओर वापस आए। अब इसी क्रम में हम सबसे पहले दंड आसन में, बैठकर करने वाले आसन में पैर सामने की ओर खोलें। जैसे आप बैठकर करने वाले आसनों का अभ्यास शुरू करते हैं तो कुछ देर ठहरे, अपनी श्वास की गति को सामान्य करें और पैरों को सीधा रखें तो पंजों को भी सीधा रखें। इसको हम दंड आसन भी कहते हैं। यहीं से हम अपने दोनों पैरों को, पंजों को आपस में मिलाएं और मिलाने के बाद भद्रासन में, इससे हम अपने घुटनों को भी पकड़ सकते हैं। सबसे पहले पंजों का अभ्यास करें और इस ग्रिप से हम अपने घुटने को भी नीचे की ओर दबाएं, कमर सीधी रखें। इससे हमारे पैरों की मांसपेशियों को आराम मिलता है। जो हमारे जन्म ग्रंथियां हैं उन ग्रंथियों में भी बल आता है। तो इस भद्रासन का अभ्यास हमें विशेष रूप से करना चाहिए। यहीं से दोनों घुटने सामने की ओर खोलें। अगले आसन की ओर अभ्यास में आएंगे, वज्र आसन। जैसे इस आसन के नाम से ही प्रतीत होता है, शरीर वज्र के समान, और खाना खाने के बाद विशेष रूप से वज्रासन का अभ्यास करना चाहिए। जो हम अपनी पाचन क्रिया को देखते हैं कि धीरे धीरे बहुत सुस्त होती जा रही है, कुछ भी खाते हैं पचता नहीं है। अभिभावक भी परेशान रहते हैं कि बच्चे बहुत नहीं खाते, डाइट कम होती जा रही है, या खाते हैं तो वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, शरीर में लगता नहीं है। तो इस आसन का अभ्यास विशेष रूप से करें। वज्र के समान आपका शरीर बनेगा। जो भी कुछ हम इनटेक करेंगे वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत तेजी से इंप्रूव करता है। तो इस आसन का नियमित अभ्यास करना चाहिए। आइए इसी आसन में अभी एक चक्र में चलेंगे, अर्ध उष्ट्रासन और उष्ट्रासन की। सबसे पहले अर्ध उष्ट्रासन, जो सामान्य अभ्यासी है और जिनके घुटनों में दर्द रहता है तो इसको विशेष रूप से सावधानी के साथ करें और अपनी कमर पर हाथ लगाते हुए अपनी कमर को मोड़ते हुए पीछे की ओर देखना। और वापस उठना। फिर धीरे से दोनों हाथ ऊपर, अपने दोनों हाथ ऊपर खींचिए। फिर धीरे से सबसे पहले अपने दाएं हाथ से दाएं पैर की एड़ी को पकड़ना, फिर बाएं पैर से बाएं पैर की एड़ी को पकड़ना और शरीर को खींचना। वापस दोनों हाथ ऊपर, धीरे से फिर अपने वज्रासन में बैठाते हुए दोनों हाथ सामने से नीचे की ओर लेकर आए, शशांक आसन। अपनी कमर को खींचते हुए अपनी आसन। पुनः वापस सामान्य स्थिति में आए। आइए अगले आसन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ धीरे से ऊपर की ओर खींचें और दाएं हाथ को मोड़ते हुए
बाएं हाथ के कंधे से पीछे की ओर कमर पे लगाना, गर्दन सीधी सामने की ओर देखना। दोनों हाथ खोलते हुए पैरों को सामने की ओर खोलें। यहीं से दाएं पैर को मोड़िए। दाएं पैर को मोड़ते हुए दाईं दिशा की अपनी कमर को झुकाना, बाएं हाथ को घुमाते हुए दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ना, वापस यहीं से हम अब लेटकर करने वाले आसनों को अभ्यास में हो जाएंगे। धीरे पैरों को घाव की खोते हुए शरीर को आराम देते। यहीं से शरीर को चेतन अवस्था में लाते हुए दोनों हाथ कमर के पास लेकर आए। श्वास भरते हुए सामने से ऊपर की ओर उठना, भुजंगासन। सब आसन भी हम इसको कहते हैं। इससे हमारी मांसपेशियों को, विशेष रूप से कमर की मांसपेशियों को बल मिलता है। धीरे से वापस नीचे है। दोनों हाथों को खोलते हुए अपने पैरों के पास सपोर्ट करते हुए पैरों को धीरे से ऊपर की ओर उठाना, शलभासन। वापस यहीं से दिशा बदलते हुए पीठ के बल आना, चेहरे पर मुस्कुरान। धीरे धीरे जो रोज अभ्यास करते हैं उनको इस अभ्यास को करने में परेशानियां नहीं होगी, पर जो नियमित नहीं करते हैं उनको थोड़ा सा खिंचाव महसूस हो सकता है। तो समय समय पर शरीर को आराम देना भी आवश्यक है। सबसे पहले हम दोनों पैरों को मिलाकर उत्तान आसन। पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, पैरों की मांसपेशियों को बल मिलता है। फिर दोनों पैरों को सीधा उठाना, अर्ध हलासन। हरदलासन से घुटनों को मोड़ते हुए पवन मुक्त आसन। पेट को दबाना और यदि हो सके तो अपने माथे को अपने घुटनों से लगाना। धीरे से पैरों को खोलते हुए कुछ देर शवासन की स्थिति। आइए, शारीरिक व्यायाम पूरा करने के बाद करवट बदलते हुए बैठना और हम प्राणायाम की ओर चलेंगे। सबसे पहले करेंगे अनुलोम विलोम। तो सबसे पहले अपनी श्वास को सामान्य करना। गहरा लंबा श्वास भरे 3 बार, धीरे धीरे श्वास बाहर। फिर श्वास को भरे अंदर की ओर।
धीरे धीरे श्वास अंदर आता जाएगा, शरीर फिर दोबारा से नई ऊर्जा के साथ अभ्यास के लिए तैयार हो जाएगा। चलिए, अनुलोम विलोम से हम अपने प्राणायाम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अपने बाई यानी लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करना, पूरा सांस खींचने के बाद राइट से एक्सहेल करें, फिर राइट से इनहेल करें, लेफ्ट से एक्सहेल करिए। श्वास जितना गहरा और लंबा होगा उतना ही विशेष लाभ मिलेगा। प्राणायाम करने का सबसे अच्छा लाभ है कि शरीर के जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको एनर्जी मिलती है, उनको ऑक्सीजन के फ्लो में उनकी मूवमेंट, उनकी क्रिया अच्छी होती है। सांस खींचते जाएं, सांस को धीरे धीरे छोड़ते जाएं। चलिए, अगले प्राणायाम षटक्रम के रूप में भी जिसको हम जानते हैं, षटक्रम शोधन क्रिया में से एक विशेष कपालभाति, जो हमारे शरीर पर इसका विशेष प्रभाव दिखता है, वो हमारे मस्तिष्क पर, चेहरे पर, और जिसको चेहरे पर ग्लो चाहिए, शाइनिंग चाहिए, उसको कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ कपालभाति का अभ्यास करे, क्योंकि इसके नाम में ही इसका राज छुपा हुआ है। कपालभाति यानी अपना जो कपाल है, जो चेहरा है, ये सौंदर्य का सबसे बड़ा केंद्र है। यदि हम चावल के समान, जब कच्चा चावल होता है तो वो पीला पीला या दूधिया कलर का दिखाई देता है, परंतु जब वो बनता है तो किसी भी प्रकार का चावल क्यों ना हो, चाहे वो सस्ता चावल हो, चाहे वो बासमती चावल हो, चमकेगा जरूर। इसीलिए यदि आप कपालभाति करेंगे तो आपके अंदर पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी और ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पर ग्लो आएगा, शाइन आएगी। तो इसीलिए कपालभाति को करना कैसे है, कमर सीधी, धीरे धीरे अपने श्वास को अपने धूकल की तरह से अपनी नाभि को अंदर की और बाहर की ओर चलाना। हम सब स्वस्थ भी रहना चाहते हैं, अपने सौंदर्य के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना भी चाहते हैं, तो कपालभाति जरूर करें। आइए अगले प्राणायाम की तरफ चलेंगे, जिसको हम कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम से पहले हम करेंगे शीतली प्राणायाम, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु है, शरीर के अंदर गर्मी भी उत्पन्न होने से हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, सिर में भी दर्द रहता है, आंखों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो हम प्राणायाम के माध्यम से शरीर के अंदर ठंडक कैसे लाए, तो सबसे पहले अपनी जीभ को बाहर निकालें, फोल्ड करते हुए तीन बार इसका अभ्यास करें। इससे आपको धीरे धीरे आपके तापमान में, शरीर का जो तापमान है उसमें गिरावट होगी, आपको शीतलता महसूस होगी, क्योंकि इसका नाम ही शीतली प्राणायाम है। ठंडी हवा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। तो इस प्राणायाम के बाद अगला और जो हमारा अंतिम प्राणायाम है इस प्रोटोकॉल का, भ्रामरी प्राणायाम, यानी भंवरे की गुंजन की तरह दोनों कानों को धीरे से बंद करना, अपनी उंगलियों को आंखों के ऊपर और नासिका पट को हम 50% यानी आधा बंद करेंगे, गहरा लंबा सांस भरेंगे अंदर की ओर,
कुछ देर शांत चित्त ध्यान के अभ्यास में बैठे। ध्यान एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम अपने आप को रिकॉल भी करते हैं, किसी भी मूवमेंट को हम फील भी करते हैं, और यदि कहें तो हम अपनी एनर्जी को हील भी करते हैं। मेडिटेशन सबसे आवश्यक, ध्यान सबसे आवश्यक है, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है जो हमें नियंत्रित करता है। किसी भी विषय के ऊपर हम ध्यान कर सकते हैं। सभी को नियमित ध्यान करना चाहिए, इसका विशेष लाभ है। अपनी ध्यान की चेतना से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विशेष महत्व और उत्सव के साथ हम सार्वजनिक प्रार्थना से सबके सुख में होने की, सबके स्वास्थ्य होने की, सबके मंगलमय होने की कामना करें। सब दीर्घायु हो, आरोग्य से भरपूर हो, इसी प्रार्थना के साथ हम कल्याण मंत्र करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। धीरे धीरे दोनों हाथ की हथेलियों में आकर घर्षण पैदा करें, ऊर्जा उत्पन्न करें। सबसे पहले अपनी गर्दन के पीछे लगाएं, अपने चेहरे से, आंखों से सभी हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं, इंद्रियां टच करते हैं अपने जॉइंट्स को। नाभि, अपने घुटनों पर हाथ रखते हुए, अंत में अपनी धरती माँ को प्रणाम करते हुए हम आज के अपने इस प्रोटोकॉल, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की विशेष पहचान है, एक दिन एक जैसा सामूहिक रूप से योग करने का विशेष लाभ है। हमने किया, अब आपकी बारी है, आप भी करें और स्वास्थ्य लाभ कमाएं। करें योग, रहे निरोग। यही है योग जो करने से होगा, जो हम सबकी पहचान है। सादर प्रणाम। मैं आपको अपने इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आइए कुछ हम अपने युवाओं के लिए भी, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, वो अब गर्मियों की छुट्टी में भी योग अभ्यास कैसे करें, कैसे हम अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, कैसे हम अपने बॉडी के पार्ट से अपनी स्ट्रेंथ को, अपने स्टेमिना को, अपनी बैलेंसिंग को अच्छा कर सकते हैं। आसन के माध्यम से ही आप बहुत सी ड्राइव में, चाहे वो बहुत अच्छा डांस करना चाहते हो, बहुत अच्छा एरोबिक्स करना चाहते हैं, किसी भी स्पोर्ट्स में जाते हो, तो आपको अपने स्टेमिना की जरूरत है, बॉडी अलाइनमेंट्स की जरूरत है, बैलेंसिंग की जरूरत है। तो योग कितना कारगर है आपके लिए, आइए हम छोटा सा अभ्यास भी देखते हैं। और आपने पूरे आज योग के सत्र में देखा कि हमने कुछ इक्विपमेंट्स भी पीछे रखे हुए हैं। ये अब एक पहचान बन गए हैं योग केंद्र की। योग सेंटर्स में इस तरह के इक्विपमेंट से आप धीरे धीरे अपने शरीर को, अभ्यास को बहुत अच्छा करते हैं। तो आइए देखते हैं कि देव, ये जो हमारे नए युवा साथी हैं, योगी हैं, इनको हम कैसे तैयार करते हैं। तो सामान्य किसी को भी अपना अभ्यास शुरू करना हो, वैसे तो किसी विशेषज्ञ, किसी योग शिक्षक के सानिध्य में अपने अभ्यास को बढ़ाए तो ज्यादा अच्छा है।
अपने आसपास किसी योग सेंटर को देखें। नहीं अगर आपको मिल रहा है तो आप हमारे साथ ऑनलाइन हमारे ब्रॉडकास्ट के माध्यम से अपने नियर बाई जो आपका बेस्ट योगा सेंटर है उसकी लोकेशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार से अभ्यास को प्रारंभ करेंगे। देखिए हमारी नमस्कार की जो मुद्रा है वो विशेष है और योगासन की पहचान है। सबसे पहले श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, धीरे से अपनी कमर को पीछे की ओर झुकाते हुए बैलेंसिंग, फिर थर्ड यानी फॉरवर्ड बेंडिंग, जिससे हम अपने शरीर के अंदर लचक और फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करते हैं। एक पाद प्रसारासन पोजीशन नंबर 4। देखिए एक के बाद एक स्टेप वाइज जो मूवमेंट है, वो जो ट्रांजैक्शन है वो कितनी स्मूथ है। पोजीशन नंबर 5 चेंज, माउंटेन पोज पोजीशन नंबर 6, पोजीशन नंबर 7, पोजीशन नंबर 8, पोजीशन नंबर 9, पोजीशन नंबर 10, पोजीशन नंबर 11, पोजीशन नंबर 12। आइए अब हम सूर्य नमस्कार का ये अभ्यास सभी को करना चाहिए। ये हमारा वार्म अप सेशन भी है और इससे हम अपने शरीर को स्थिर भी करते हैं, नियंत्रित भी करते हैं या अगले चरण के लिए तैयार भी करते हैं। हम अब सबसे पहले फॉरवर्ड के कुछ अच्छे अभ्यास कर सकते हैं। तो उसमें जैसे अभी हमने पादस्थ आसन का अभ्यास प्रोटोकॉल में भी किया, सूर्य नमस्कार में भी किया, इसी को कर लेते हैं। आइए सबसे पहले पादस्थ आसन, ये हमारे फॉरवर्ड अलाइनमेंट के लिए सबसे जरूरी है। इसको हम साइड पोज से भी देख सकते हैं, मूवमेंट चेंज करके। देखिए जितना हमारी कमर सीधी होगी, खिंची होगी और हमारी फॉरवर्ड बेंडिंग, इससे हमारे शरीर की दक्षता भी है कि अभी पेट पर चर्बी है। तो अगर हमारे पैर मोटे हो गए हैं तो यानी मोटापा धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये एक ऐसा पोजीशन, एक ऐसी पोज है जिससे हम अपने शरीर को बैलेंस भी कर सकते हैं और टाइम टू टाइम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा शरीर अनियंत्रित तो नहीं हो रहा है। रिलैक्स। अब हम फॉरवर्ड बेंडिंग के और एक दो अच्छे आसनों का अभ्यास जो देव ने अभ्यास किए हैं तो उसको देख लेते हैं। कौन सा आप आसन करेंगे? टिटिवासन। टिटिक यानी एक कीट पतंग जो हमारा पक्षी है उसी के नाम पर आधारित हमारा टिटिवासन। टिटिवासन का अभ्यास। देखिए यदि हमारे शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो हम अपने शरीर को कितने ही एंगल तक अपने इजीली मूवमेंट के साथ ले जा सकते हैं। और यदि आपका अभ्यास इस स्तर तक आ गया है तो आप इतना तो अभ्यास के माध्यम से महसूस कर सकते हैं कि शरीर में कोई भी बीमारी रुक नहीं सकती, ठहर नहीं सकती। यदि किसी कोने में ठहरेगी भी तो आसनों के माध्यम से हम शरीर को तोड़ मरोड़ कर एक आसन की स्थिति में कुछ समय अवधि तक रुक कर उस विकार को हम शरीर से बाहर कर देंगे। ये हमारा विश्वास है। इसीलिए भी योग आसन का नियमित अभ्यास करना चाहिए। रिलैक्स देव। अब हम बैक बेंडिंग पोस्चर में जो हमारे अभी हमने कमर से आगे झुकने वाले आसनों का अभ्यास देखा था, ये हमारे शरीर की 5 दक्षताओं में से एक दक्षता है। अब हम कमर को पीछे मोड़कर, जिसको हम बैक बेंडिंग पोस्चर कहते हैं, उसमें से सामान्य सबसे पहले चक्रासन से आते हैं। फिर चक्रासन में भी हम जितना अपने एडवांस पोज की बात करेंगे तो उसकी तरफ जाएंगे। चक्रासन करें। देखिए कमर में दर्द नहीं रहेगा और जो कमर हमारी धीरे धीरे स्टिफ हो जाती है, कोई वेट उठाने से L4 L5 में प्रॉब्लम आती है, तो अगर हम छोटे से समय से ही नियमित योग अभ्यास करेंगे तो आपके शरीर में बल होगा, मांसपेशियों में बल होगा, हर एक जॉइंट आपका मजबूत होगा। तो आपको किसी भी विकार के लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अब यहीं से बैक बेंडिंग में हम डिफिकल्टी की ओर तरफ चलेंगे। तो हम पूर्ण चक्रासन की बात करते हैं तो हमारे हाथ पैरों की एड़ी के पास तक चले जाएं और धीरे से अगर हम इनको पकड़ भी लेते हैं तो हम इसको डिम्ब आसन भी कहते हैं। और विशेष रूप से पूर्ण चक्रासन यानी कमर की जो बैक बेंडिंग है उसको हम किस लेवल तक ले जाते हैं उसका एक छोटा सा अभ्यास। वापस
आगे की ओर झुकें। जब भी हम बेड बेंडिंग पोस्चर का अभ्यास करते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें उसका काउंटर पोज यानी आगे झुक के मांसपेशियों को बल देना चाहिए। अब हम तीसरा जो हमारा मूवमेंट पोस्चर है वो है ट्विस्टिंग पोस्चर यानी स्पाइन ट्विस्टिंग। तो हम स्पाइन ट्विस्टिंग के लिए हम सामान्य अभ्यास त्रिकोणासन पहले करते हैं। तो त्रिकोणासन आपने देखा ही था कि बहुत जरूरी है, प्रोटोकॉल का भी पार्ट है त्रिकोणासन। ये एक सामान्य अभ्यास है, परंतु जब इसकी परफेक्शन की बात करते हैं तो हमारी बॉडी का वेट बिल्कुल स्ट्रेट पीछे की ओर होना चाहिए, हाथ बिल्कुल सीधे स्थिर होने चाहिए। इसको हम त्रिकोण आसन भी कहते हैं, यानी बॉडी ट्राइंगल 3 एंगल में बराबर से विभाजित है, जिसको हम ज्योमेट्री का भी पार्ट मानते हैं, मैथमेटिक्स में हम रिलैक्स। अब हम त्रिकोण आसन का भी हम जो एडवांस वर्जन है ट्विस्टिंग का कोई एक पोस्चर अपने दर्शकों के लिए और अपने युवा साथियों के लिए जो समर कैंप में है वो योग आसन का अभ्यास जरूर करें और कुछ ना कुछ इस गर्मियों की छुट्टी में नया सीखे और अपने आप को तैयार करें। तो आइए अगले आसन की तरफ। देखिए, यदि हमारी स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, तो हम अपनी मांसपेशियों के बल पर, आसनों के बल पर मेडल भी हासिल कर सकते हैं। और अब बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए खुले हैं, यूथ गेम्स के माध्यम से, खेलो इंडिया वुमेन लीग के माध्यम से, नेशनल गेम्स के माध्यम से, ऑल इंडिया पुलिस गेम्स के माध्यम से। तो ये सिर्फ एक आसनों के सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है, ये हमारी डे टू डे लाइफ का एक पार्ट भी है, हेल्थी लाइफ का पार्ट भी है और हमारी एक स्पोर्ट्स जर्नी का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है जो हमारी एक पहचान बन सकती है। रिलैक्स। अब हमने चौथे हम वेरिएंट की तरफ चलेंगे, हैंड बैलेंसिंग। तो हैंड बैलेंसिंग में पहले सिंपल, जिसको अपने शरीर को हाथों के बल बैलेंस करना है, तो मयूर आसन का अभ्यास सामान्य सभी करते भी हैं और सबको अच्छा भी लगता है और विशेष रूप से करना चाहिए। तो सबसे पहले मयूर आसन। एक हस्त मयूर आसन। देखिए, ये हमारा एडवांस पोज है, इसको सामान्य मयूर आसन की तरफ लेकर जाएं पहले। हाँ, दोनों हाथ की कोहनियां हमारी कमर से लगी हो और बैलेंस हो, पूरा शरीर का मांसपेशी, हमारी कमर की मांसपेशी बिल्कुल सीधी खींची हो। तो ये हमारा पद्म मयूर आसन। और अब इसमें एक हस्त हम मयूर आसन कर सकते हैं। हम इसमें और एडवांस आसन की तरफ जा सकते हैं। रिलैक्स। हैंड बैलेंसिंग पोस्चर। ये हमारे हाथ पैर की मांसपेशियां, कमर की मांसपेशियां सब मिलकर हम जब इस आसन की तरफ चलते हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है और शरीर की दक्षता को भी बताता है कि हम कितने स्वस्थ हैं, कितने फ्लेक्सिबल हैं। रिलैक्स। अब हम अंतिम जो हमारा जो पार्ट है, फाइनल अलाइनमेंट है, वो लेग बैलेंसिंग। तो हम लेग बैलेंसिंग में हम पहले वृक्षासन कर चुके हैं, वीरभद्रासन का अभ्यास एक बार हम करेंगे। तो वीरभद्रासन, तुलादंडासन। हाँ, वन लेग बैलेंसिंग पोस्चर, कमर सीधी। ये देखिए, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो या जितनी भी टाइप्स की मार्शल आर्ट है उसमें इस पोस्चर को बहुत वैल्यू दे जाती है। इसको हम वॉरियर पोज भी कहते हैं और ये बहुत जरूरी भी है किसी भी मार्शल आर्ट के, फाइन आर्ट के लिए। तो रिलैक्स। अब हम लेग बैलेंसिंग में त्रिविक्रम आसन या जो आपको सबसे अच्छा लगता हो वो एक आसन हम सबको कर दिखाएं। लटराज आसन, भगवान शिव को समर्पित। भगवान शिव योगेश्वर, योग के प्रणेता आदि नकुल नरेश हैं और उन्होंने ही हमें कई सभी योग मुद्राएं दी है। तो हम इस नटराज आसन के माध्यम से उनको भी प्रणाम करते हैं, वो हमारे आराध्य हैं। रिलैक्स। तो आज हमने फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ट्विस्टिंग, हैंड और लेग बैलेंसिंग के भी जो सिंपल और डिफिकल्ट पोस्चर का कुछ हमने डेमोन्स्ट्रेशन का, और मैं आप सभी से
जो भी जितने भी लोग इस चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप सबसे ज्यादा बैलेंसिंग हमारे और अपनी ब्लेसिंग दे हमारे युवा और जो हमारे नए आने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, ऐसे देव के लिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर मिलेंगे चलते चलते, और योग के पथ पर आप सभी योग करें, निरोग रहे। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सबके लिए शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।